हेलो स्टूडेंट्स, एमएससी प्रीवियस फिजिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स की इस सीरीज़ में आज अपना टॉपिक है हैमिल्टन प्रिंसिपल। आज अपन पढ़ेंगे हैमिल्टन प्रिंसिपल को एंड नेक्स्ट जो अपनी लाग्रांज इक्वेशन है जिसको अपन ने प्रीवियस लेक्चर में डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल से डिराइव किया था, आज अपन उसी लाग्रांज इक्वेशन को हैमिल्टन प्रिंसिपल से डिराइव करेंगे। ठीक है, तो ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जो अपना एग्ज़ाम होता है उसमें लाग्रांज इक्वेशन को डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल से भी पूछा जाता है और हैमिल्टन प्रिंसिपल से भी पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ अपने को सबसे फर्स्ट हैमिल्टन प्रिंसिपल को पढ़ना है, देन जो अपनी लाग्रांज इक्वेशन है उसका डेरिवेशन करेंगे अपन किसकी हेल्प से, हैमिल्टन प्रिंसिपल की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले अपने को हेडिंग लिखनी है हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। ये तो बहुत सबसे फर्स्ट अपनी हेडिंग है हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। ठीक है, और यही टॉपिक अपना हैमिल्टन्स वेरिएशनल प्रिंसिपल के नाम से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हेडिंग अपने को दोनों ही लिखनी है, यहाँ पे दोनों हेडिंग अपने को लिखनी है हैमिल्टन्स वेरिएशनल प्रिंसिपल। वेरिएशनल प्रिंसिपल। तो देखिए स्टूडेंट्स, हैमिल्टन्स प्रिंसिपल और हैमिल्टन्स वेरिएशनल प्रिंसिपल एक ही टॉपिक है अपने पास एंड इसी को अपने को यहाँ पे आज डिस्कस करना है। इसी टॉपिक को यहाँ अपने को आज डिस्कस करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हैमिल्टन्स प्रिंसिपल अपना क्या होता है, तो यहाँ इससे पहले अपन ने जो अपने टॉपिक डिस्कस किए थे, जो टॉपिक अपन ने पढ़े थे वो थे अपने लाग्रांज इक्वेशन को अपन ने पढ़ा था डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल से। तो डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल अपन ने पढ़ लिया है एंड प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, तो डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल या फिर वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल अपने पास क्या था कि कोई अपना एक सिस्टम है और वो यदि इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, यदि एक अपना सिस्टम है और वो सिस्टम यदि अपना इक्विलिब्रियम में है तो उस सिस्टम के पार्टिकल्स के लिए जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, तो बात करें यदि अपन प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क की, तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क में जो अपने पास इक्विलिब्रियम कंडीशन थी वो कैसी थी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम वाली। ठीक है, कि वहाँ पे जो सिस्टम के लिए जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, मतलब जो अपना सिस्टम है वो मोशन करना बंद कर देगा। और बात करें यदि अपन प्रिंसिपल जो अपना डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल है, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल में भी अपन ने इक्विलिब्रियम की कंडीशन ली थी, लेकिन वो जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी वो अपनी कौन से इक्विलिब्रियम की थी, डायनामिकल इक्विलिब्रियम की। मतलब यहाँ पे जो अपना सिस्टम है वो सिस्टम कैसे इक्विलिब्रियम में होगा, डायनामिकल इक्विलिब्रियम में। कहने का मतलब है कि उस सिस्टम के लिए जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो नहीं होगी, किसी ना किसी वेलोसिटी से अपना जो सिस्टम है आगे मूव करता रहेगा, किसी ना किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से सिस्टम की मोशन होती रहेगी, लेकिन एक्सीलरेशन और फोर्स वहाँ पे ज़ीरो होगा, क्योंकि यदि कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सीलरेशन क्या होगा, ज़ीरो होगा। और अपन जानते हैं जो अपना फोर्स होता है F इक्वल्स टू ma, तो यहाँ पे यदि एक्सीलरेशन अपना ज़ीरो है तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स भी क्या है, ज़ीरो है। तो यहाँ पे कौन सा इक्विलिब्रियम है अपने पास, डायनामिकल इक्विलिब्रियम। अब बात करें अपने टॉपिक की जो कि यहाँ आज अपन डिस्कस कर रहे हैं, हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। इस हैमिल्टन्स प्रिंसिपल में अपने को क्या पढ़ना है,
सिस्टम की मोशन को ही पढ़ना है। यहाँ पे अपन पढ़ेंगे कि कोई एक अपना सिस्टम है, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में उसकी क्या हो रही है, मोशन हो रही है, ठीक है। तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो सिस्टम की अपने पास यहाँ पे मोशन हो रही है, तो जो अपना सिस्टम है उन दोनों पॉइंट्स के बीच में वो कौन सा पाथ लेता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए, सिस्टम के लिए पाथ कौन सा होता है, यहाँ पे एक कंडीशन अपने पास निकलेगी। तो यदि अपन इस चीज़ को डायग्राम से समझना चाहे तो एक बार देखिए ये अपने पास किसी भी सिस्टम के लिए माना कॉन्फ़िगरेशन स्पेस है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन स्पेस मतलब उस सिस्टम की स्टेट को बताने वाला कोई स्पेस है अपने पास। ये जो एक्सिस अपने पास है ये इसकी कोऑर्डिनेट एक्सिस हो जाएगी, क्योंकि से डिनोट कर रहे हैं। अपने को पता है k की वैल्यू यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 1 to स्मॉल n तक, और स्मॉल n क्या है अपने पास, नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। जो ये दूसरी एक्सिस है अपनी, ये टाइम को शो कर रही है, तो ये अपने पास t वाली एक्सिस हो जाएगी। अब बात करें अपने पास सिस्टम के मोशन की, तो जो अपना सिस्टम है यहाँ इस पॉइंट से, देखिए जो अपना सिस्टम है यहाँ इस पॉइंट से मोशन करना स्टार्ट कर देता है, और जो सिस्टम की मोशन है कहाँ तक जाती है, ये वाले पॉइंट तक, ठीक है। तो टाइम t से सिस्टम की मोशन होती है और कहाँ तक होती है, t2 टाइम तक, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने सिस्टम की मोशन के लिए दो पॉइंट ले लिए। अब बात करें अपन कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए जो सिस्टम के पाथ है, कितने नंबर ऑफ पाथ हो सकते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पाथ हो सकते हैं कि जो अपना सिस्टम है यहाँ पे इस पाथ से भी जा सकता है, या फिर ये वाला पाथ भी ले सकता है, या फिर ये वाला पाथ भी अपना सिस्टम ले सकता है, ये वाला पाथ भी हो सकता है, या फिर ये पाथ भी सिस्टम के लिए हो सकता है, ठीक है। लेकिन इन सभी पाथ में से अपने को कौन सा पाथ यहाँ पे चूज करना है वो बताता है अपना हैमिल्टन्स प्रिंसिपल, या फिर इसी को अपन बोल सकते हैं हैमिल्टन्स वेरिएशनल प्रिंसिपल। तो देखिए अपने को यहाँ पे क्या काम करना है कि जो अपना सिस्टम है, ये सिस्टम के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ पाथ है, तो इन सभी पाथ में से सिस्टम का जो पाथ होगा वो कौन सा होगा, इसके लिए अपने पास एक कंडीशन आती है कि सिस्टम के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए यदि इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होती है, स्टेशनरी वैल्यू होती है, ये जो इंटीग्रल की वैल्यू होती है यदि स्टेशनरी, जिस पाथ के लिए इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो, स्टेशनरी हो, वही पाथ अपने यहाँ पे सिस्टम के द्वारा फॉलो किया जाएगा, ठीक है। जो एक बार इस इंटीग्रल को देखिए, यहाँ जो इंटीग्रल अपने पास आया है ये इंटीग्रल क्या कहलाता है, अपना एक्शन इंटीग्रल। इसी इंटीग्रल को अपन क्या बोलते हैं, एक्शन इंटीग्रल, ठीक है। अभी अपन इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे यदि अपन फर्स्टली इस पाथ को कंसीडर करते हैं, ठीक है, ये जो ये वाला पाथ है, फर्स्ट पाथ जिसको मैंने ग्रीन मार्क किया है, यदि अपना पाथ इस वाले पाथ को, यदि अपना सिस्टम है इस वाले पाथ को फॉलो करता है, तो यहाँ अपने को इसके अलग अलग पॉइंट पे, दैट इज यहाँ पे अपने को क्या, यहाँ अपन देखो अभी तक अपन काम क्या करते हुए आ रहे हैं कि कोई अपना सिस्टम है, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में अपन ने डिस्कस भी किया था कि यहाँ पे सिस्टम यदि कोई भी सिस्टम अपना यदि मोशन में है तो उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन या फिर उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए अपन क्या निकाल रहे थे, सबसे पहले उसका लाग्रांजियन निकाल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ भी काम अपने को सेम ही करना है कि कोई भी एक अपना सिस्टम मोशन में है तो उसके मोशन के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए, उसके पाथ को फाइंड करने के लिए अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका लाग्रांजियन निकालेंगे, ठीक है। तो फर्स्टली अपन ये देखते हैं कि ये सिस्टम का पाथ यदि ये वाला है तो यहाँ पे अपन इसके अलग अलग पॉइंट्स पे क्या निकाल लेते हैं, लाग्रांजियन निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग पॉइंट पे अपन क्या निकालेंगे, लाग्रांजियन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। एंड नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, जैसे कि अपन ने ये वाला पॉइंट ले लिया, ठीक है,
इस पॉइंट पे अपन ने लैग्रेंजियन कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। एंड इस वाले पॉइंट पे अलग अलग पॉइंट्स पे अपन क्या कर लेंगे, यहाँ पे लैग्रेंजियन फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। मतलब T1 से T2 के बीच में अपन लैग्रेंजियन L की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी लैग्रेंजियन को अपन यहाँ पे T1 के T2 के बीच में इस इंटीग्रल से शो कर सकते हैं, लाइन इंटीग्रेशन के द्वारा शो कर सकते हैं अपन। और यही जो लाइन इंटीग्रेशन है अपना क्या कहलाता है, एक्शन इंटीग्रल। दैट इज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में लैग्रेंजियन L की टोटल वैल्यू किसके द्वारा डिफाइन की जा सकती है, किसके द्वारा बताई जा सकती है, इस इंटीग्रेशन के द्वारा, लाइन इंटीग्रेशन के द्वारा। और ये जो लाइन इंटीग्रेशन अपने पास आया है इसको अपन किससे शो करते हैं, एस के कैपिटल एस के थ्रू, ठीक है। तो ये जो अपने पास इंटीग्रेशन की वैल्यू आई है ये क्या कहलाती है अपने पास, एक्शन इंटीग्रल और हैमिल्टन्स प्रिंसिपल फंक्शन। ये जो एस अपने पास आया है यही एस क्या कहलाता है, अपना हैमिल्टन्स प्रिंसिपल फंक्शन। नेक्स्ट अपन बात करें कि सिस्टम जो मोशन में अपना पाथ फॉलो करेगा वो कौन सा पाथ होगा। तो देखिए ये जो अपने पास है यहाँ पे अपन ने केवल एक इस सिंगल पाथ के लिए इस इंटीग्रल की वैल्यू निकाल ली है। अब यहाँ पे अपन जितने पाथ अपना सिस्टम ले सकता है सभी के लिए इस इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, और जिस पाथ के लिए इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी, स्टेशनरी होगी या फिर इसको अपन बोले एक्सट्रीमम वैल्यू होगी। एक्सट्रीमम में अपना मैक्सिमम वैल्यू भी हो सकती है और मिनिमम वैल्यू, ठीक है। एक्सट्रीमिटीज मतलब मैक्सिमम वैल्यू भी ले सकता है और मिनिमम, ठीक है। तो उसको अपन एक वर्ड में बोलते हैं एक्सट्रीमम। तो कहने का मतलब है कि जो सिस्टम के जिस पाथ के लिए इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, एक्सट्रीमम होगी, स्टेशनरी होगी, वही पाथ अपने सिस्टम के द्वारा फॉलो किया जाता है और यही अपना हैमिल्टन्स प्रिंसिपल कहता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हैमिल्टन्स प्रिंसिपल क्या कह सकते हैं अपन कि यदि एक कोई सिस्टम है अपना टाइम T1 से T2 तक यदि मोशन करता है तो उसकी मोशन को अपन किसके थ्रू शो करते हैं, इस लाइन इंटीग्रल के द्वारा, जिसको अपन एक्शन इंटीग्रल कहते हैं। और सिस्टम के द्वारा जो फॉलो किया हुआ पाथ होगा वो कैसा होगा, कौन सा होगा, जिस पाथ के लिए इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो, स्टेशनरी हो, एक्सट्रीमम हो, ठीक है। और यहाँ पे जो L है अपना ये कौन सी वैल्यू रखता है यहाँ पे इस इंटीग्रल के लिए, उस पर्टिकुलर पाथ के लिए जो अपना L होगा, लैग्रेंजियन होगा, वो एक्सट्रीमम वैल्यू ही रखेगा। तो यदि अपन यहाँ पे बात करें इस L में वेरिएशन की, तो यदि L की वैल्यू अपने पास क्या है, एक्सट्रीमम वैल्यू है, यदि L की वैल्यू अपने पास क्या है, एक्सट्रीमम वैल्यू है, तो यदि इस L में वेरिएशन की अपन बात करें, डेल L की वैल्यू अपन निकालें तो वो अपने पास किसके इक्वल आती है, 0 के इक्वल आती है, ठीक है। और यही अपने पास हैमिल्टन्स प्रिंसिपल का कंप्लीट स्टेटमेंट होगा। तो एक बार के लिए थोड़ा समझ में आया होगा, थोड़ा सा रिपीट और कर देती हूँ मैं कि अकॉर्डिंग टू हैमिल्टन्स प्रिंसिपल फॉर ए कंजर्वेटिव होलोनोमिक सिस्टम, its motion from time T1 to T2 can be represented by a line integral which is known as action integral, and the path followed by this system कौन सा होगा, जिसके लिए इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो, स्टेशनरी हो, एक्सट्रीमम हो, ठीक है। एंड द वेरिएशन इन L इक्वल टू 0, ठीक है। यदि L का वेरिएशन अपन देखें तो वो किसके इक्वल होगा, अपने पास 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरीके से लिखना है अपने को, एक बार वो देख लीजिए। इसको मैं इरेज कर रही हूँ क्योंकि यहाँ अपने को अच्छे से लिखना है। हाँ, तो स्टूडेंट्स देखिए कि स्टेटमेंट क्या होगा अपने पास हैमिल्टन्स प्रिंसिपल का, according to Hamilton's principle, for a
for a conservative holonomic system its motion from, देखिए यहाँ पे जो वर्ड अपन ने यूज किए हैं कंजर्वेटिव एंड हॉलोनॉमिक, ठीक है। तो इनको अपन ने पहले डिस्कस कर लिया था कि कंजर्वेटिव सिस्टम अपना कौन सा होता है, जिसमें जिस सिस्टम के लिए जो फोर्स होता है उसको अपन किसी स्केलर फंक्शन या स्केलर पोटेंशियल की ग्रेडियंट से यदि अपन डिराइव कर सके तो इस टाइप का जो अपने पास सिस्टम होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव सिस्टम। दैट इज फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम, फॉर एनी कंजर्वेटिव सिस्टम, किसी भी कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए अपन क्या लिख सकते हैं कि जो अपना फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जहाँ पे ये कंडीशन एप्लीकेबल होती है, जहाँ यदि किसी सिस्टम के लिए अपन फोर्स को पोटेंशियल एनर्जी की नेगेटिव ग्रेडियंट से यदि अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इस टाइप का जो फंक्शन, इस टाइप का जो सिस्टम अपने पास होता है वो सिस्टम क्या कहलाता है, अपना कंजर्वेटिव सिस्टम। और बात करें यदि अपन हॉलोनॉमिक सिस्टम की, तो देखिए हॉलोनॉमिक सिस्टम पहले जब अपन ने कंस्ट्रेंट पढ़ा था, कंस्ट्रेंट में अपन ने डिस्कस किया था कि यदि किसी सिस्टम पर हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट लगी होती है, दैट इज यदि सिस्टम के लिए क्या हो, जो कंस्ट्रेंट इक्वेशन हो एज इक्वेशन के फॉर्म में हो, इक्वल टू का अपने पास साइन हो, तो वो जो सिस्टम होता है जिसमें अपने पास हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट लगी हुई है वो कौन सा होता है, अपने पास हॉलोनॉमिक सिस्टम होता है, ठीक है। तो इन दो वर्ड्स में किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना रखें। तो यहाँ अपने को बात करनी है हैमिल्टन प्रिंसिपल की। तो देखो हैमिल्टन प्रिंसिपल अपना क्या कहता है कि किसी भी कंजर्वेटिव हॉलोनॉमिक सिस्टम के लिए इसकी मोशन, इट्स मोशन फ्रॉम टाइम t1 to t2 can be represented by is such that a line integral, और लाइन इंटीग्रल अपना किस तरीके से है, फ्रॉम t1 to t2 L dt, ठीक है। मोशन को अपन किससे शो कर रहे हैं, इसे लाइन इंटीग्रल, और ये लाइन इंटीग्रल अपना क्या कहलाता है, एक्शन इंटीग्रल। इसी के ब्रैकेट में अपन यहाँ पे लिख लेते हैं एक्शन इंटीग्रल एक्शन इंटीग्रल वेर, यहाँ पे अपन लिखते ब्रैकेट लगा के, वेर L is the Lagrangian of system, where L is the Lagrangian of system which has extremum value, which has extremum value, and यदि इसका that is S can be written as from integration from t1 to t2 L dt, और वैल्यू कैसी होगी, एक्सट्रीमम, ठीक है। एंड द वेरिएशन in L can be written as, यदि इस जो अपने पास फंक्शन आया है इसमें वेरिएशन यदि अपन देखें तो वो वेरिएशन अपने पास क्या होगा, डेल S इक्वल्स टू डेल
इंटीग्रेशन फ्रॉम T1 to T2 डेल L dt, और वो अपने पास किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। और यही जो अपने पास आया है, ये जो इंटीग्रेशन की फॉर्म आई है, ये जो स्टेटमेंट अपन ने लिखा है, यही अपना क्या कहलाता है, हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ, लिख लेना, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। देखिए तो यहाँ जो अपने पास आया है, इसको अपन इक्वेशन 1 लिख सकते हैं, ये अपनी इक्वेशन 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो पूरा अपन ने लिखा है, ये क्या होता है, अपना हैमिल्टन्स प्रिंसिपल फंक्शन का स्टेटमेंट होता है। देखिए पूरा अगर एक साथ आप देखना चाहें, ठीक है, तो ये पूरा अपने पास क्या आ गया, हैमिल्टन्स प्रिंसिपल का स्टेटमेंट आ गया। एक बार मैं इसी को रिपीट कर देती हूँ कि यदि अपने सिस्टम की मोशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में हो रही है, तो सिस्टम उस मोशन में कौन सा पाथ फॉलो करेगा, वो डिपेंड करेगा अपने पास इस लाइन इंटीग्रल की वैल्यू पे। ठीक है, जिस पाथ के लिए इस लाइन इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, स्टेशनरी होगी या एक्सट्रीमम होगी। देखिए यहाँ पे अब मैं लिख देती हूँ स्टेशनरी, ठीक है, स्टेशनरी होगी या फिर एक्सट्रीमम होगी, वही पाथ अपने सिस्टम के द्वारा क्या किया जाएगा, फॉलो किया जाएगा। और यदि उस पाथ में यदि अपन वेरिएशन देखते हैं, तो वो वेरिएशन किसके इक्वल आता है, अपने पास 0 के इक्वल आता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट अपने पास क्या हो जाएगा, हैमिल्टन्स प्रिंसिपल या फिर हैमिल्टन्स वेरिएशनल प्रिंसिपल। ठीक है, एक एग्जांपल से दिखाती हूँ कि देखो सिस्टम कुछ भी हो सकता है अपने पास। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और यहाँ से मैं खड़ी होके कोई इस पोजीशन से खड़ी होके मैं किसी एक बॉल को थ्रो करती हूँ, तो यहाँ जब मैं इस पोजीशन पे हूँ, ये अपने पास टाइम t1 हो जाएगा। और यदि बॉल अपनी वहाँ जाके गिरती है, उस दूसरी किसी पोजीशन पे गिरती है, तो वो अपने पास क्या हो जाता है, टाइम t2 हो जाता है। दैट इज़ यहाँ से देखो कि यहाँ मैं खड़ी हूँ, यहाँ खड़ी होके मैं एक बॉल फेंक रही हूँ, तो बॉल अपनी वहाँ जाके, ठीक है, किसी दूसरी पोजीशन पे जाके गिरती है, तो सिस्टम उसी बॉल को यहाँ पर एक सिस्टम बोल देते हैं कि सिस्टम अपना कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है। ठीक है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए मतलब कितने नंबर ऑफ पाथ अपने पास हो सकते हैं कि किसी भी पाथ से अपना सिस्टम है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा सकता है। तो कौन सा पर्टिकुलर पाथ अपने सिस्टम के द्वारा फॉलो किया जाएगा, वो डिपेंड करेगा इस लाइन इंटीग्रल की वैल्यू पर। ठीक है, कि जिस पाथ के लिए अपने पास ये लाइन इंटीग्रल क्या दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है या मिनिमम वैल्यू दे रहा है, जिसको अपन एक वर्ड में बोले कि एक्सट्रीमम वैल्यू दे रहा है, वही पाथ अपने सिस्टम के द्वारा क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। और यदि बात करें उसमें वेरिएशन की, तो वो वेरिएशन क्या आता है अपने पास, इक्वल टू 0 आता है। ठीक है, तो ये जो पूरा स्टेटमेंट है क्या हो जाएगा अपने पास, हैमिल्टन्स वेरिएशनल प्रिंसिपल या फिर ओनली हैमिल्टन प्रिंसिपल। देखिए स्टूडेंट, अब हैमिल्टन्स प्रिंसिपल की बात अपने पास हो गई है। अब अपने को काम क्या करना है कि इस हैमिल्टन्स प्रिंसिपल की हेल्प से अपने को किसको डिराइव करना है, अपनी लाग्रांज इक्वेशन को, जो कि अपन पीछे वाले लेक्चर्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं। वहाँ अपन ने इसको डिराइव किया था डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल से। अब अपने को काम करना है इस हैमिल्टन्स प्रिंसिपल से अपने को उसी लाग्रांज इक्वेशन को डिराइव करना है। तो हेडिंग लिखेंगे अब अपन नेक्स्ट, अपनी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो क्या होगी, नेक्स्ट हेडिंग है लाग्रांज इक्वेशन लाग्रांज इक्वेशन फ्रॉम हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। हमें क्या करना है, हैमिल्टन्स प्रिंसिपल की हेल्प से जो अपनी लाग्रांज इक्वेशन है उसको डिराइव करना है। हैमिल्टन्स
प्रिंसिपल। हाँ तो स्टूडेंट्स, तो लैग्रांजियन को अपन ने पहले से पढ़ा है कि लैग्रांजियन जो होता है अपना एल किस किस का फंक्शन होता है, काइनेटिक एनर्जी, सॉरी लैग्रांजियन एल की वैल्यू अपन कैसे निकालते हैं, टी माइनस वी। एल को अपन ने डिफाइन किया था कि जो एल अपना होता है किसी भी सिस्टम के लिए, जो लैग्रांजियन अपना होता है वो किस तरीके से निकाला जाता है, अपना किस तरीके से डिफाइन होता है अपना टी माइनस वी। तो यदि अपन इसको फंक्शन की फॉर्म में लिखते हैं तो एल अपना किस किस का फंक्शन आता है, क्यू के जो कि अपना जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, क्यू के डॉट जो कि अपना जनरलाइज वेलोसिटी है और टाइम टी है। ठीक है, फंक्शन की फॉर्म में अपन इसको इसी तरीके से लिखते हैं। वैसे जो अपना एल है वो टाइम टी पर डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता है, एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं करता है, इसलिए फर्दर यदि अपन इसमें वेरिएशन देखते हैं तो वो अपना क्या आता है, इक्वल टू 0 आता है। ठीक है, डेल एल अपॉन डेल टी अपना क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, लेकिन यदि अपने को इसको फंक्शन की फॉर्म में लिखना रहे तो वो अपना किसका फंक्शन होता है, क्यू के डॉट और टी का। तो लिखना कैसे है अपने को, देखिए स्टूडेंट्स, since we know that Lagrangian L कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई, जो L अपना होता है किस तरीके से लिखा जाता है, L इज द फंक्शन ऑफ क्यू के डॉट एंड टी। ठीक है, तो ये अपना एल फंक्शन हो गया। अब यदि इसमें अपन वेरिएशन देखें, एंड वेरिएशन इन एल, यदि एल का वेरिएशन अपन ले तो वो क्या होगा, डेल एल इक्वल्स टू डेल एल अपॉन समेशन, यहाँ पे अपन लगा सकते हैं समेशन ओवर के डेल एल अपॉन डेल क्यू के इंटू डेल क्यू के प्लस डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट इंटू डेल क्यू के डॉट प्लस डेल एल अपॉन डेल टी। इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 वहाँ अपन ने लगा दी थी, या फिर इक्वेशन 1 ही लगा दो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन 1। ठीक है, एल अपना किसका फंक्शन है, क्यू के डॉट एंड टी का। तो यदि इसमें स्मॉल चेंज कंसीडर करते हैं, इसका वेरिएशन अपन देखते हैं, तो वो वेरिएशन एल का पहले क्यू के रेस्पेक्ट में होगा, फिर क्यू के का खुद का चेंज होगा। इसी तरीके से अपन ने तीनों के रेस्पेक्ट में इसका वेरिएशन देख लिया। नेक्स्ट अपन लिख सकते हैं, सिंस एल does not depend on time t, ठीक है, ये जो टाइम t है वहाँ पे अपना जो लैग्रांजियन है वो एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं करता, तो यहाँ पर लिख सकते हैं दैट इज, यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो डेल एल अपॉन डेल टी होगा अपना क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ इक्वेशन 1 की थर्ड टर्म अपने पास क्या होगी, इक्वल टू 0। देन फ्रॉम इक्वेशन 2 जब इक्वेशन 1 के अपने पास थर्ड टर्म क्या हो गई, इक्वल टू 0 हो गई, देन इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज
इक्वेशन 1 को अपन लिख सकते हैं डेल एल इक्वल्स टू समेशन ओवर के डेल एल अपॉन डेल क्यू के इंटू डेल क्यू के प्लस समेशन ओवर के डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट इंटू डेल क्यू के, और वो जो टर्म है अपने पास क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। ठीक है, नाउ हैमिल्टन प्रिंसिपल का जो अपने पास स्टेटमेंट था उससे अपन जानते हैं। नाउ फ्रॉम हैमिल्टन प्रिंसिपल से क्या पता है अपने को, देखिए अभी अभी जस्ट अपन ने पढ़ा था कि एक किसी सिस्टम के लिए यदि इसकी मोशन को अपन देखते हैं T1 से T2 के बीच में, तो वो अपने पास किससे लिखी जाती है, इंटीग्रेशन, इसी लाइन इंटीग्रेशन से। और इसका वेरिएशन अपन देखें तो वो वेरिएशन क्या आता है, इक्वल टू 0 आता है। ठीक है, तो इक्वेशन 2 ये है अपने पास ये हो जाएगी, और ये अपने पास इक्वेशन 3 हो जाएगी। तो नेक्स्ट अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे जो अपने पास हैमिल्टन प्रिंसिपल से जो इसमें जो अपने पास हैमिल्टन प्रिंसिपल है उसमें अपन किसकी वैल्यू पुट करेंगे, डेल एल की, जो कि अपने पास कहाँ पे है, इक्वेशन 2 में है। तो पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3, तो क्या रिजल्ट मिलता है अपने को, देखिए स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन फ्रॉम T1 टू T2 डेल एल की जो वैल्यू है कौन सी वाली लेंगे अपन, जो कि अपने पास इक्वेशन 2 में है, तो वो अपने पास हो जाएगा समेशन ओवर के डेल एल अपॉन डेल क्यू के इंटू डेल क्यू के प्लस समेशन ओवर के डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट इंटू डेल क्यू के डॉट। ठीक है, और ये जो dt है उसको अपन लिख देंगे, और ये अपना क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। कुछ नहीं किया कि जो अपना डेल एल था उसकी वैल्यू अपन ने कहाँ पुट करी है, अपने पास इक्वेशन 3 में पुट करी है। तो नेक्स्ट अपन क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट दोनों टर्म पर अपन अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो वो अपना आएगा समेशन ओवर के डेल एल अपॉन डेल क्यू के इंटू डेल क्यू के dt, और नेक्स्ट जो टर्म होगी वहाँ पे भी अपन इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। तो वो होगा अपना इंटीग्रेशन फ्रॉम T1 टू T2 डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट इंटू डेल क्यू के डॉट, और ये dt। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे इंटीग्रेशन के लिए अपने पास 2 टर्म है, तो इस वाली टर्म को तो मैं टर्म फर्स्ट लिख देती हूँ, और ये वाली अपने पास सेकेंड टर्म हो जाएगी। क्योंकि यहाँ अपने को ये सब मैंने क्यों किया है कि यहाँ ये जो दोनों टर्म है इसमें से केवल जो सेकंड टर्म है अपने पास अपन उसी का इंटीग्रेशन करेंगे, इसी को अपन सॉल्व करेंगे, और जो वैल्यू अपने पास आएगी वो अपन यहाँ पे एज इट इज रख देंगे। तो इसको मैं इक्वेशन 4 लिख देती हूँ। ये अपने पास कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन 4। और यहाँ जो सेकंड टर्म अपने पास आई है उसका इंटीग्रेशन अपन किसके थ्रू करेंगे, बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन के थ्रू। तो देखिए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, integrating the second term of above equation ठीक है। ये जो अपने पास सेकंड इक्वेशन है इसको अपन कैसे करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स यहीं पे लिख देते हैं अपन, इंटीग्रेटिंग
ये जो सेकंड टर्म है अपने पास, इसका अपन बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन करेंगे। तो बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन अपने को पता है, यहाँ पहले मैं सेकंड टर्म को लिख देती हूँ। जो अपने पास सेकंड टर्म है समेशन ओवर के डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट इंटू डेल क्यू के डॉट डी टी। ये अपने पास क्या है, सेकंड टर्म है। तो सेकंड टर्म में इसको अपन क्या मान लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन। ये अपना क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन। तो बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन में अपने को पता है कि फर्स्ट में तो क्या होता है, इसको एज इट इज रखना होता है और इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। और फिर नेगेटिव साइन आएगा, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और जो टोटल अपने पास आता है उसका क्या करते हैं अपन, इंटीग्रेशन करते हैं। तो लिख सकते हैं अपन यहाँ पे वैल्यू आती है डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट, समेशन को रहने दो क्यू के डॉट, और इस ये जो है अपने पास, इसका क्या हो गया अपने पास, इंटीग्रेशन हो गया। तो इसका जो डॉट है डी बाई डी टी, ये जो अपना है इसको अपन लिख सकते हैं डी बाई डी टी की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, या फिर इसको मैं एक बार लिख देती हूँ, कंफ्यूजन होगा आपको। ये जो अपने पास सेकंड टर्म है, देखिए कि यहाँ अपने को इंटीग्रेशन किसका करना है, T1 से T2 के बीच में डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट इंटू डेल क्यू के डॉट, और इसके इंटीग्रेशन अपन किसकी हेल्प से कर रहे हैं, बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन से कर रहे हैं। तो ये जो अपने पास टर्म है, और यहाँ पे जो ये डेल क्यू के डॉट है, इसको अपन लिख सकते हैं डी बाई डी टी डेल क्यू के, लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, क्योंकि डॉट का मतलब अपने पास यही होता है। और जब अपन इसका क्या करेंगे, बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन करेंगे, तो बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन में एक बार इसका फर्स्ट में तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा, नेक्स्ट में फिर इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन और पूरे का डिफरेंशिएशन। तो वो अपने पास आ जाएगा समेशन ओवर के डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट, और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे डी बाई डी टी यहाँ से अपना हट जाएगा, और केवल क्या बचेगा, डेल क्यू के लिमिट अपनी लग जाएगी T1 से T2, और जो सेकंड टर्म अपने पास आएगी, सेकंड टर्म माइनस इंटीग्रेशन फॉर्म T1 टू T2, इसका अपने को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है डी बाई डी टी डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट, फिर इसका वापस इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन से वापस अपने पास क्या आ जाता है, डेल क्यू के आ जाता है, और पूरे का अपने पास क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपन ने बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन से अपनी जो सेकंड टर्म थी वहाँ पे उसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे इस फर्स्ट टर्म की बात करिए, यहाँ फर्स्ट टर्म की अपन बात करते हैं कि जो लिमिट अप्लाई होगी, जब यहाँ पे अपन लिमिट अप्लाई करते हैं T1 और T2, तो वो अपने पास क्या होगी, डेल क्यू के की वैल्यू एट T1 माइनस, सॉरी, जब यहाँ पे अपन लिमिट अप्लाई करेंगे तो डेल क्यू के की वैल्यू अपने पास एक बार T1 पे निकालनी है, माइनस डेल क्यू के की वैल्यू T2 पे, ठीक है। और अपने को पता है कि यहाँ अपन क्या लेके चल रहे हैं, सिस्टम की मोशन। देखिए डायग्राम बना दो एक बार में, जो कि अपन ने पहले बनाया था, सेम वही डायग्राम, कि यहाँ अपन क्या काम कर रहे हैं कि यहाँ पे अपन सिस्टम की मोशन को ले रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ये अपना T1 पॉइंट हो जाएगा, ये अपना T1 पॉइंट है, और ये अपना T2 पॉइंट है, ठीक है। बहुत सारी बात अपने पास यहाँ पे है इसके लिए। तो QK की वैल्यू यहाँ पे है QK एट T1, क्योंकि ये अपने पास कौन सी एक्सिस थी, QK वाली, और ये टाइम T वाली एक्सिस थी, ठीक है। तो हाँ, तो देखिए कि इस पॉइंट पे अपने पास ये QK की वैल्यू होगी, वो एक पॉइंट से, एक फिक्स पॉइंट से दूसरे फिक्स पॉइंट के अपने बीच में अपने पास सिस्टम की मोशन हो रही है। तो इस पॉइंट पे भी अपने पास इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, कोई ना कोई फिक्स वैल्यू होगी, और T2 पॉइंट पे भी अपने पास इस QK की वैल्यू क्या होगी, कोई ना कोई फिक्स होगी, ठीक है। और जब किसी फिक्स वैल्यू का वेरिएशन अपन क्या करते हैं, निकालते हैं, तो वो वेरिएशन अपना क्या आता है, 0 आता है। कहने का मतलब क्या है कि QK वेरिएशन इन QK एट टाइम T1, वो क्या होगा, अपना 0 होगा, क्योंकि QK की वैल्यू टाइम T1 पे क्या है, फिक्स वैल्यू है। कोई भी दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच में अपने पास यहाँ पे सिस्टम की
मोशन हो रही है, तो क्यू के पॉइंट पे भी अपने पास इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, कोई ना कोई फिक्स वैल्यू है, तो उसका वेरिएशन क्या होगा, 0 होगा। और दूसरा क्यू के की वैल्यू T2 पे और उसका वेरिएशन वो भी 0, तो क्यू के की वैल्यू T2 पे भी क्या है, फिक्स है। तो जब इसका वेरिएशन इस पॉइंट पे जब अपन देखते हैं तो वो भी अपना क्या आता है, इक्वल टू 0 आता है। ठीक है, तो जहाँ यहाँ पे इंटीग्रेशन में इस इक्वेशन में ये जो अपन ने बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन किया है, इसकी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी अपने पास, इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो लिख सकते हैं सिंस at the end point of path ends point of path system has a definite value, then del qk at t1 and del qk at t2, ये दोनों वैल्यूज अपने पास क्या हो जाती है, इक्वल टू 0 हो जाती है। और जब ये दोनों टर्म्स अपने पास 0 हो जाएगी तो यहाँ इंटीग्रेशन की फर्स्ट टर्म भी अपने पास क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इसको अपन इक्वेशन 4 लिख देते हैं। देन फ्रॉम इक्वेशन 4 में अपने पास केवल कौन सी टर्म बचती है, सेकेंड टर्म अपने पास बचती है। और यहाँ पे काम क्या कर रहे थे अपन, इस वाली टर्म को बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन से सॉल्व करते थे, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू ओनली अपने पास क्या बचती है, ये सेकेंड टर्म बचती है। तो इसको अपन लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अपन इंटीग्रेशन फ्रॉम T1 टू T2 समेशन ओवर के डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट इंटू डेल क्यू के डॉट dt, और वैल्यू अपने पास आ जाएगी कि केवल देखिए ये वाली टर्म जब 0 हो गई अपनी, तो केवल यहाँ पे सेकेंड टर्म है और उसको अपन लिखेंगे T1 टू T2 डी बाई डी टी ऑफ डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट इंटू डेल क्यू के डी टी। तो ये अपने पास जो सेकेंड टर्म थी वहाँ पे इक्वेशन 3 की, वो अपने पास सॉल्व हो गई। तो इसको आपको देना है इक्वेशन 5th, और ये जो इक्वेशन 5th अपने पास आई है, इसको कहाँ पुट करेंगे अपन, देखिए एक बार स्टूडेंट, जो अपनी इक्वेशन 4 थी, सॉरी वो जो अपने पास इक्वेशन 4 थी, इसको आपको इक्वेशन 5th लिखना है। ठीक है, और जो नीचे वाली इक्वेशन है, जो नीचे वाली इक्वेशन है वो अपनी हो जाएगी इक्वेशन 6, ये अपनी इक्वेशन 6 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे लिखना है आपको इक्वेशन 5th। तो देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन 5th है अपने पास, वो किस फॉर्म में लिखी जाएगी, हाँ इसके लिए काम कर रहे थे अपन। ठीक है, यहाँ तक अपना हो गया था, इसको अपन ने बाय पार्ट्स सॉल्व कर लिया, और बाय पार्ट्स सॉल्व करने पे बाय पार्ट्स की फर्स्ट टर्म ये जो यहाँ पे अपने पास आई थी, देखिए इसी का अपन ने बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन किया था, और इसके फर्स्ट टर्म अपने पास क्या हो गई थी, इक्वल टू 0 हो गई थी, केवल ये सेकंड टर्म अपने पास बची थी, तो इसके इक्वल में अपन ने ये लिख दिया था। तो ये जो वैल्यू आई है अपने पास इस वाले टर्म की, कहाँ पुट करेंगे अपन, इक्वेशन 4 में पुट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट लिख रही हूँ मैं, देन इक्वेशन 4 टेक्स द फॉर्म, इक्वेशन 4 टेक्स द फॉर्म, किस तरीके से आ जाएगी अपने पास इक्वेशन फॉर्म, इंटीग्रेशन फॉर्म T1 टू T2 समेशन ओवर के, इसको मैं बाहर ले लेती हूँ। और फर्स्ट टर्म तो क्या थी, डेल एल अपॉन डेल क्यू के इंटू डेल क्यू के डी टी, और सेकेंड टर्म अपने पास क्या थी, डी बाई डी टी ऑफ डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट इंटू डेल क्यू के डी टी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन 4 में अपन ने जो दोनों टर्म थी उसको अपन ने लिख दिया है। तो अब देखिए यहाँ पे इस टर्म के पास भी अपने पास डेल क्यू के ओ डी टी है, और इस टर्म के पास भी है,
तो इनको अपन क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो समेशन ओवर के और इंटीग्रेशन फ्रॉम T1 टू T2 ये अपने पास दोनों टर्म के लिए क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। और ये जो बाकी बची हुई क्वांटिटी है उसको अपन ने ब्रैकेट में लिख दिया है, तो वो अपने पास आ जाएगी डेल एल अपॉन डेल क्यू के माइनस डी बाई डी टी ऑफ डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट, ठीक है। और जो क्वांटिटी बची है अपने पास डेल क्यू के डी टी उसको अपन ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार तो देखिए कि ब्रैकेट में अपने पास एक तरीके से लैग्रांजियन की फॉर्म अपने लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन की फॉर्म में आ गई है। लेकिन क्या करना है कि एक तो यहाँ पे अपने पास बीच में नेगेटिव साइन आया है, तो एक तो उसको अपने को थोड़ा सा मैनेज करना है, और सेकंड ये जो अपने पास ब्रैकेट के बाहर जो एक्स्ट्रा टर्म है उनको भी अपने को हटाना है। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं इस डेल क्यू के को। तो जब अपन ने जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स को पढ़ा था तब मैंने बताया था कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं अपने पास क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स होते हैं। दैट इज कि ये एक दूसरे की वैल्यू को क्या नहीं करते, इफेक्ट नहीं करते। तो यहाँ पे यदि अपन के इक्वल्स टू 1, 2 या फिर n तक यदि अपन लिखते हैं तो वो सब अपने आप में अलग अलग होते हैं। तो उनको अपन उन सभी टर्म्स को अपन इक्वल टू क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, सेपरेटली इक्वल टू 0 रख सकते हैं। और बात करें कि जब इंडिपेंडेंट होते हैं तो यहाँ पे अपना डेल क्यू के भी क्या होगा, इक्वल टू 0 नहीं होगा, इसमें कोई ना कोई वेरिएशन होगा। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं सिंस हियर डेल क्यू के नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये जो ब्रैकेट वाली क्वांटिटी है ये अपने पास क्या हो जाएगी, देन वी कैन राइट, ये जो ब्रैकेट वाली क्वांटिटी है ये अपनी क्या हो जाएगी, इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे डेल एल अपॉन डेल क्यू के डी बाई डी टी ऑफ डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट, ये अपनी क्या हो गई, 0 हो गई। अब यदि अपन इस टर्म के लिए क्या करें, नेगेटिव साइन को यदि अपन कॉमन ले लेते हैं तो वो अपना हो जाएगा d बाई डी टी। जब नेगेटिव साइन कॉमन आ गया तो ये नेगेटिव में हो जाएगा और ये अपना पॉजिटिव में हो जाएगा। और अपने पास इक्वेशन की फॉर्म कैसे आएगी, देखिए स्टूडेंट्स, d बाई डी टी ऑफ डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू के इक्वल टू 0। और ये जो अपने पास फॉर्म आई है यही क्या है अपने पास, अपनी जो लैग्रांज इक्वेशन है उसकी जनरल फॉर्म है। तो इसके लिए अपन लिख सकते हैं दिस इज द लैग्रांज इक्वेशन फॉर एनी सिस्टम। ये अपने पास क्या है, किसी भी सिस्टम के लिए लैग्रांज इक्वेशन। तो देखिए ये अपना काम हो गया है। तो काम क्या करना है कि सबसे पहले अपना जो L है किस किस का फंक्शन है, क्यू के डॉट और T का। और यहाँ पे जो लैग्रांजियन है टाइम पर पूरी तरीके से डिपेंड नहीं कर रहा, तो डेल एल अपॉन डेल टी वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और फिर अपन ने उसके वेरिएशन को देख लिया, वेरिएशन के बाद जो वैल्यू आई है उसको अपन ने कहाँ पुट कर दिया, अपने पास जो अपना हैमिल्टन प्रिंसिपल है, ठीक है। और वहाँ पे जो सेकेंड टर्म है उसका अपन ने बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन कर दिया। बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन में अपने पास उसकी जो फर्स्ट टर्म है वो 0 हो गई, क्योंकि अपने को पता है कि सिस्टम की यदि मोशन दो फिक्स पॉइंट के बीच में हो रही है तो जो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट है उसमें सिस्टम क्या रखता है, फिक्स वैल्यू रखता है, तो उसका वेरिएशन अपने पास 0 होता है। तो केवल अपने पास यहाँ पे सेकंड टर्म बच जाती है उसकी, और वो सेकंड टर्म उठा के अपन ने जो अपना इक्वेशन बनी थी उसमें पुट कर दिया, और फाइनली अपने पास ये रिजल्ट आ गया। और यही रिजल्ट अपना क्या कहलाता है, लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एनी सिस्टम। तो देखिए आई होप आपको समझ में आ गया होता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन या तो डीएलएमएट प्रिंसिपल से पूछा जाता है या फिर हैमिल्टन्स, तो ये दोनों ही अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो नेक्स्ट इसकी जो सीरीज़ है उसका अगला लेक्चर अपन आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक यू।